हेलो एवरीवन। तो फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं और फोटोसिंथेसिस में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। लाइट रिएक्शन हमने देख लिया, डार्क रिएक्शन देख लिया, हम लोगों ने केल्विन पाथवे देख लिया, हम लोगों ने हैचन-स्लैक पाथवे देख लिया और अब एक एक्स्ट्रा टॉपिक बचा हुआ है, बस यही बचा हुआ है। इसके बाद फैक्टर्स की बात कर लेंगे, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अब जो एक्स्ट्रा टॉपिक था, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि C3 प्लांट्स के अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, जो एक वेस्ट प्रोसेस है। और वेस्ट प्रोसेस होने की वजह से ये C3 प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको काफ़ी कम कर देती है। मैंने आपसे बताया था कि जितना भी जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसमें जो सबसे मेन एंजाइम होता है वो क्या होता है बच्चों, रुबिस्को, ठीक है ना। और रुबिस्को के लिए हमने बताया कि इसकी जो एफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है तो ज़्यादा, लेकिन अगर इन केस अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर उन सेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाए तो जो 3PGA बनाना चाहिए था फॉस्फोग्लिसरेट, उसकी जगह पे वो क्या बना देता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो वो एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है ना। तो यहां पे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है कि जब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा तो ये एटीपी भी कंज्यूम करेगा और जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होनी है वो नहीं होगी। तो ये एक तरीके से वेस्ट प्रोसेस है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि ये जो रुबिस्को है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो रुबिस्को, और मैंने बोला दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। और अगर हम यहाँ पे ये देखें कि रुबिस्को की जो एफिनिटी है, रुबिस्को एक्चुअली में काम क्या करता है, तो बायोसिंथेटिक पाथवे में शुगर के सिंथेसिस के लिए या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है हमारा वो क्या होता है, RUBP। RUBP जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इधर आप अच्छे से देख सकते हो RUBP, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। RUBP अगर CO2 के साथ बाइंड करता है, अगर CO2 की कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो ये क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये जो रुबिस्को है, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये दो काम करता है, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस भी करता है और ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस भी करता है। तो ये कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस करेगा तो फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अगर ये ऑक्सीजनेशन करता है तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसमें बेसिकली 3 सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए है तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस और बहुत डिटेल में भी इसका डिस्कशन है, लेकिन वो आपके नीट के लेवल पे डिस्कशन नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में कोई अगर आपको बताता है और बहुत ज़्यादा अगर आप इस पर टाइम वेस्ट करते हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड इससे आना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही छोटे आएंगे, बहुत सिलेक्टेड आएंगे। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि कितने सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट से जब फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है तो वो ट्रांसफर होता है किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। पेरोक्सिसोम से ये जाएगा कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके CO2 रिलीज करेगा और उसके बाद फिर ये प्रोसेस इधर मूव करेगी और कहां जाएगा, वापस से ये रीजनरेट वापस से आ जाता है कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में। देखते हैं कि इस प्रोसेस में एक्चुअली में ये सेल ऑर्गेनेल्स किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, कहां कहां क्या क्या कंपोनेंट बनता है। बस एक थोड़ा सा टाइम लूंगा और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। तो आप देखिए कि जो नॉर्मल केल्विन साइकिल चल रही थी, तो केल्विन साइकिल में हमने बोला था कि जो RUBP सबस्ट्रेट होता है ये रुबिस्को के साथ मिलकर क्या बनाता है, 3PGA, और 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बनते हैं और वो फिर रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म, और उसके बाद वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे और या फिर कह सकते हैं कि जो रिवर्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे के थ्रू उन्होंने शुगर का फॉर्मेशन कर दिया, बट और उसके बाद रीजनरेट होकर उन्होंने वापस से RUBP बना दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और बाइंड करके एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनाता है और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का बनाता है। तो एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले नुकसान हो गया हमारा एक फॉस्फोग्लिसरेट का, ठीक है ना। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट एंटर कर जाता है किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। अब ये जब एंटर करेगा पेरोक्सिसोम के अंदर तो यहां पे ग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन करेगा। ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन, जो आपको पता है कि सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है, और ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड फिर एंटर कर जाता है कहां पे,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ग्लाइसिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन के अंदर। अब ये इतनी सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, बस एक शॉर्ट लुक आपको इस पे देखना है और बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये सेरीन वापस से ट्रांसफर होगा कहां पे, पेरोक्सिसोम के अंदर। पेरोक्सिसोम के अंदर ये जो सेरीन आया इसने फिर क्या बना दिया, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, ठीक है ना। क्या बना दिया, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट फिर क्या करता है, ग्लिसरेट में कन्वर्ट होके वापस से ये ग्लिसरेट कहां आ गया, क्लोरोप्लास्ट में। और जब इसके अंदर आएगा तो ये वापस से रीजनरेट होके क्या बना देगा, आरयूबीपी, ठीक ना। रीजनरेट होके क्या बना देगा, आरयूबीपी, ठीक है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि कहीं भी हमारे लिए एटीपी की सिंथेसिस नहीं हो रही है। और जो ये प्रोसेस होनी थी, जो केल्विन साइकिल, या कह सकते हैं कि यहां पे पहली चीज तो हमें कहीं भी शुगर की सिंथेसिस नहीं दिख रही है, ठीक ना, और एटीपी की सिंथेसिस भी नहीं दिख रही है। तो ये दोनों प्रोसेस कहीं नहीं हो रहे हैं और इसीलिए ये प्रोसेस क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो एक बार वापस से हम देखते हैं कि यहां पे क्या चीजें होती हैं। तो हमने देखा कि यहां पे देखिए, अगर ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, देखिए अगर नॉर्मल कंडीशन में होना था रुबिस्को का तो वो केल्विन पाथवे को फॉलो करता। केल्विन पाथवे में ये क्या करता, फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता, फिर ट्राइओज फॉस्फेट बनता, फिर रिबुलोज 5 फॉस्फेट बनता, आरयूबीपी बनता, और ये क्या करता, वापस से ये साइकिल चलती रहती और यहां पे CO2 रिलीज होता और इधर से हमारा क्या निकलता रहता, शुगर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट का, एक मॉलिक्यूल बनाएगा ग्लिसरेट का, और उसके बाद ये ग्लाइसिन बना, सेरीन बना, यहां पे ये देखिए CO2 रिलीज हो रहा है, NH3 भी रिलीज हो रहा है, और उसके बाद ग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा, ATP कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करके 3PG का फॉर्मेशन करेगा, ये रीजनरेट होकर RUBP बनाएगा और वापस ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन इधर की साइड में आपको कहीं भी शुगर की सिंथेसिस नहीं दिख रही है, जो कि मेन इस प्रोसेस का, केल्विन साइकिल का पर्पस था। तो इस तरीके से जो हमारा मेन पर्पस है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और इस तरीके से जो शुगर की सिंथेसिस है वो क्या हो जाती है, लो डाउन हो जाती है। अब जब ये कम होगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट की उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली क्या है, ये हमारे लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है। देखते हैं इसकी थ्योरी पे कुछ। लाइक रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, पता ही है आपको। रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर द CO2 वेयर द CO2 और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन अगर वो इक्वल है तो, ठीक है ना, कि जो रुबिस्को की एफिनिटी है कार्बोक्सिलेशन करने की वो ज्यादा है, बट अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फिर वो काम गड़बड़ हो जाएगा। और C3 प्लांट में ये चीज होती है मेसोफिल सेल्स के अंदर। कह रहा दिस बाइंडिंग इज कम्पिटिटिव, डेफिनेटली कम्पिटिटिव होगा क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफाइन करेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा है या फिर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, ये कार्बोक्सिलेशन कर रहा है या ऑक्सीजनेशन कर रहा है। कह रहा द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 and O2 that determine which of the two will bind with the enzyme, ठीक है ना। चलिए कहते हैं इन C3 प्लांट सम O2 does bind to the Rubisco and hence CO2 fixation decrease। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की प्रोसेस है या जो फिक्सेशन की प्रोसेस है जिसके थ्रू शुगर की सिंथेसिस होनी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA bind with the oxygen to form 1 molecule of phosphoglycerate and 1 molecule of phosphoglycolate, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए हम फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं, ठीक ना, C2 साइकिल भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि C2 साइकिल क्या है, दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए देयर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ATP, तो कोई ना तो ATP की सिंथेसिस हो रही है ना ही शुगर की सिंथेसिस हो रही है, दैट इज द वेस्टफुल प्रोसेस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ द CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। तो पहली बात तो ये कि यहां पे सिंथेसिस भी नहीं हो रही है ATP की और यूटिलाइजेशन भी हो जा रहा है, सिंथेसिस भी नहीं हो रही है और यूटिलाइजेशन भी हो जा रहा है, तो भाई ये तो हमारे लिए वेस्टफुल प्रोसेस हो गई। क्लियर। चलिए in photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP, no synthesis of NADPH, no synthesis of sugar, तो completely क्या है बच्चों, wasteful process है। in C4 plant photorespiration does not occur, और हमने बताया था कि जो C4 प्लांट है उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो पाता है, तो किसकी वजह से, क्रेंज एनाटॉमी।
क्रेंज एनाटॉमी में मैंने बताया था कि जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ सेल, और ये बंडल शीथ सेल जो होते हैं इसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। दूसरी चीज की जो रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है वो कहां पे है, बंडल शीथ सेल के अंदर है, और ये जो बंडल शीथ सेल है ये कैसे हैं, दे आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मीजोफिल सेल्स के अंदर हो रहा है, और मीजोफिल सेल से जब ऑक्सीजन इधर नहीं आ पाएगा तो यहां पे CO2 की कंसंट्रेशन मेंटेन की जा सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ हैच एंड स्लैग पाथवे, जिसको हम C4 पाथवे बोल रहे थे। और इस तरीके से यहां पे जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ही नहीं बढ़ेगी तो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होगी ही नहीं, और जो एक सिंगल प्रोसेस होगी दैट इज द कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। और जब कार्बोक्सिलेशन होगा तो आपको पता है कि यहां पे कार्बोक्सिलेशन होने के बाद कैल्विन साइकिल चलेगी, कहां पे, बंडल शीथ सेल के अंदर, और वहां पे शुगर की सिंथेसिस होती रहेगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन C4 प्लांट। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे फोटो रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस नहीं होगी तो C4 प्लांट में डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और वो एक तरीके से ज्यादा एफिशिएंट होंगे फॉर द फोटोसिंथेसिस। कह रहा था C4 प्लांट्स शो टॉलरेंस टू द हायर टेम्परेचर। अब ये चीज भी बात आती है कि जो C4 प्लांट है और इसी वजह से वो हायर टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं, तो जितने भी हायर टेम्परेचर यानी कि जीरोफेटिक कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो क्या करते हैं, क्रेंज एनाटॉमी को वो करते हैं। उसके साथ साथ वो एक और पाथवे कैम क्रेजुरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है ना, इसके साथ इसके अंदर सकुलेंट स्टोमेटा होते हैं। तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे एडाप्टेशंस होते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके सिलेबस में होती तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, बट फॉर्चुनेटली ये आपके सिलेबस में है नहीं, और अच्छा ही है, जितना कम उतना बेहतर, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें फोटो रेस्पिरेशन के बारे में आपको समझ में आई। एक ओवरलुक डालते हैं। क्या होता है कि रुबिस्को जो एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है कहां पे, C3 प्लांट्स के मीजोफिल सेल में और C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में। अब ये रुबिस्को के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये दो तरीके से काम करता है, कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों तरीके से। तो कुछ प्लांट ने क्या किया कि बच्चों एक स्पेसिफिक टाइप की मैकेनिज्म डेवलप की या स्पेसिफिक टाइप का एनाटॉमी डेवलप की अपने अंदर, जिसको हम C4 प्लांट्स बोल रहे हैं। इन्होंने बंडल शीथ सेल का फॉर्मेशन किया और रुबिस्को को क्या किया, उसके अंदर प्लेस कर दिया। अब अगर रुबिस्को के पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी ही नहीं तो वो ऑक्सीजनेशन कर नहीं पाएगा, और अगर वो ऑक्सीजनेशन करता तो वो जहां उसको ग्लिसरेट बनाना था वहां वो ग्लाइकोलेट बना देगा। तो अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो वो फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करेगा नहीं, और जब फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। क्लियर है? अब आपको यहां पे क्या चीजें ध्यान देनी है कि मेनली ये कहां पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहां पे हो रही है, ओनली इन C3 प्लांट। कहां पे हो रहा है? ओनली इन C3 प्लांट। उसके बाद अगर हम बात करें कि फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? वेस्टफुल प्रोसेस है। एटीपी कंज्यूम कर ले रहा है, कोई एटीपी की सिंथेसिस नहीं हो रही, कोई शुगर की सिंथेसिस नहीं हो रही है, कोई NADH की सिंथेसिस नहीं हो रही है। वेस्टफुल प्रोसेस तो हो ही गई, ठीक ना। प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किसके अंदर? C3 प्लांट्स के अंदर। प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है C3 प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। चलिए, और अगर हम C4 प्लांट के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो ही नहीं रही है। तो C4 प्लांट में जब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो रही तो दे आर मोर टॉलरेट टू द हायर टेम्परेचर, और वो जो एडवर्स कंडीशन है यानी कि इनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी और सारी प्रोसेसेस बहुत अच्छे से चलती रहेंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में देखा। हाँ, एक क्वेश्चन और कि ये कितने ऑर्गेनेल्स में होता है, तो हमने बताया कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रीवियस ईयर में इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं कौन कौन से ऑर्गेनेल्स में होता है, और ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको बस देखना है। फोटो रेस्पिरेशन एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, उसको एक बार पढ़िए और ये सारी चीजों को समझिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा चांसेस रहते हैं, कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके ऊपर पढ़िए, देखिए, और बाकी कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर, तो इस फोटो रेस्पिरेशन के बारे में सारा डिस्कशन करने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में जो पॉइंट बचता है दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं,
ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी जब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।